तो 11th की डेरिवेशंस की हम शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर्स वाले चैप्टर से। तो इसमें एक डेरिवेशन होती है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। वो आपको पता है पैरेललोग्राम लो और ट्रायंगल लो होता है ना, तो ये वही है। तो डेरिवेशन से पहले एक बार बस ये बता देता हूँ मैं आपको कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, उसमें से फिजिकल क्वांटिटी की एक क्लासिफिकेशन होती है वेक्टर्स एंड स्केलर, दूसरी होती है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फिलहाल के लिए अभी हम वेक्टर्स देख रहे हैं। तो वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसका डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल फोर्स, लेट सपोज मैं फोर्स लिख रहा हूँ 20 I कैप न्यूटन। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन और डायरेक्शन इज इन एक्स एक्सिस। तो आपको ये पता होगा कि आई कैप होता है, एक जे कैप होता है और एक के कैप होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। मतलब ये उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं कि कहीं आई कैप लगा होगा, इसका मतलब होगा कि वो वैल्यू सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ होगी। ठीक है, और कोई जे कैप लगा होगा तो वो, और अगर दोनों लगे होंगे तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों के बीच में कहीं वैल्यू होगी। अब कौन से क्वाड्रेंट में होगी वो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन पॉइंट्स पे पता लग जाएगा हमें। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अगर मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो जो वेक्टर्स होते हैं उसमें मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो ए वेक्टर का मोड लगा दिया मैंने, ये मैग्नीट्यूड है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तब भी वो मैग्नीट्यूड ही माना जाएगा। और जिसके ऊपर ऐसे कैप सी लगी होती है वो आपका यूनिट वेक्टर होता है। तो ये लिख दिया मैंने यूनिट वेक्टर, और वही आपकी डायरेक्शन भी बताता है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है डायरेक्शन बताओ, तब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको साथ में एक एग्जांपल भी दे दिया है कि अगर ए वेक्टर की वैल्यू ये दी हुई है, एक रैंडम सी वैल्यू ले ली मैंने, 3 I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 4 K कैप। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, जितने भी आई जे के साथ कोफिशिएंट लिखे हुए हैं आपके, ये वाले 3 - 2 और 4, इन सब का स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर कर दो बस। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो देखो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये अगर फोर्स होगी तो आप इसके साथ न्यूटन लगा देना, अगर ये डिस्टेंस या कोई पोजीशन हुई तो आप इसके साथ मीटर लगा देना। ठीक है, तो इस टाइप का। तो डिस्टेंस नहीं, मतलब एक टाइप से लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट होगी तो पोजीशन होगी तब भी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, दूसरी चीज़ होती है आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन का फॉर्मूला इसी क्वेश्चन से निकलेगा, मतलब जो ये इक्वेशन लिखी है आपने उसी से निकलेगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू ए की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करके बताया यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। ऊपर लिखना है आपको पूरा का पूरा वेक्टर ओरिजिनल, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये वाला, और डिवाइड कर देना जो आपने अभी अभी मैग्नीट्यूड निकाला था उससे। तो देखो यहाँ मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और फॉर्मूले की वैल्यू जो आपकी कुछ इस टाइप की बन गई। ठीक है, तो आपने कुछ देखना होगा तो आप पॉज करके उसको देख सकते हो, मैं आगे चलता रहूँगा। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन पे, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो डेरिवेशन हम अभी देखने वाले हैं। तो डेरिवेशन में जो आपकी एक डेरिवेशन होती है मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, वो होती है रिजल्टेंट फाइंड करना होता है आपको दो वेक्टर्स का जो कि किसी एंगल थीटा पे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो ये ए वेक्टर आपको दिख रहा होगा और ये बी वेक्टर दिख रहा होगा। ठीक है, ये अब देखो इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि आपको लगाना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा होता है कि आपको लगाना है, एक ट्रायंगल लॉ होता है और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो देखो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि अगर ये है एक वेक्टर ए, ये ए वेक्टर आ गया, और बी वेक्टर जो है वो इसी के आगे जुड़ा हुआ है, ये बी वेक्टर आ गया। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला है कि अगर दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं, सेम ऑर्डर मतलब हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल, आगे आगे लगते जाएंगे। ठीक है, इसी लाइन में। तो अगर वो दो लगे हुए हैं जो कि ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड पे हैं, तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, अगर आप उसको क्लोज कर दोगे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट ऑर्डर में, तो वो उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सेम ऐसा ही
पैरेललोग्राम लो के लिए भी है। बस पैरेललोग्राम लो में क्या होगा, ये जो आपने बी वेक्टर इस तरफ लगाया है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बी वेक्टर इस तरफ आ गया। अब ये जो बी वेक्टर आपने लगाया है ये बन गया एक टाइप का पैरेललोग्राम की दो साइड्स। तो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स अगर वेक्टर्स को हम मान लेते हैं या एज ए वेक्टर मान लेते हैं, तो इसको पैरेललोग्राम को पहले तो कंप्लीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये बन गया पैरेललोग्राम। तो बोला है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन हम बाद में देखते हैं। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट आर। तो ऐसे करके हम रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं अभी। तो इसका मतलब है कि दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अगर मैं ये ट्रायंगल लो बनाना चाहता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ये जो बी वेक्टर है। ठीक है, तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम होती है, बस आपको एक छोटा सा डायग्राम में चेंज करना होता है। तो चलो अब देख लेते हैं वो। तो देखो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये है आपका कौन सा लो होगा ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने वेक्टर यहाँ लिया है और एक एडजेसेंट पे लिया है पैरेललोग्राम के। तो मतलब ये पैरेललोग्राम लो की डेरिवेशन है। अगर आपको इसको ट्रायंगल लो की डेरिवेशन बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये लगाना ही नहीं है, ये दोनों लाइंस नहीं लगानी है। इसकी जगह बी वेक्टर यहीं बना दो जहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये बी वेक्टर बन गया, बस ये ट्रायंगल लो की डेरिवेशन बन जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम। बस आपको याद रखना है ये लाइंस गायब कर देनी है यहाँ से। बट डेरिवेशन वैल्यूज सब कुछ सेम ही है, बाकी बिल्कुल सेम है, आंसर भी सेम ही आएगा। तो देखो ये मैग्नीट्यूड के लिए डेरिवेशन है, तो ये जो आर है यहाँ पे ना ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब एंड में ये मैग्नीट्यूड निकलेगा, इसके साथ कोई भी आई जे के नहीं होगा। अभी तो चलो हमने दिखाने के लिए लगा दी कि चलो वेक्टर्स है इसलिए आर वेक्टर लगा दिया, अदरवाइज आंसर में नहीं होता ये। ठीक है, तो अब देखो किया क्या है, बड़ा आसान सा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उसमें वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही हमने ये निकाल लिया। ठीक है, वेक्टर का एडिशन। तो अब देखो यहाँ पे आ गया आपका ए वेक्टर, दूसरा आ गया बी वेक्टर। बी वेक्टर के सामने अगर ये पैरेललोग्राम है तो सामने वाली साइड भी बी वेक्टर ही होगी, तो इसलिए बी वेक्टर बन गई। अब ये जो एंगल थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिनको एडजेसेंट साइड पे रख दिया हुआ है पैरेललोग्राम की। उस बी वेक्टर के जो है वो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बिल्कुल साथ वाला जो आपको पता है कोस थीटा होता है, और एक उसके सामने वाला जो कि आपको पता होगा साइन थीटा होता है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वाली साइड होती है, तो वो साइन थीटा में आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसी ट्रायंगल को फिर से देखो। मान लो मेरे को आर एस निकालना है, यहाँ पे जो आर एस दिखाई दे रहा है आपको वो निकालना है। तो मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वेक्टर रिजोल्व करने बता रहा हूँ कि क्यों ये साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो अगर आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर है, कौन है परपेंडिकुलर, आर एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, बी वेक्टर। ये बन गया। तो देखो आर एस की वैल्यू क्या आई, आर एस इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सामने वाला साइन थीटा आ जाता है। सिमिलरली ऐसे ही ये कोस वाला होता है, उस वो बेस में आता है, तो कोस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अब आपके पास ट्रायंगल बन गया, डायग्राम बन गई है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये नाम मैंने अपनी मर्जी से दे दिए, पी क्यू आर एस, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इसको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ए वेक्टर यहाँ लगा हुआ है, बी वेक्टर यहाँ लगा है। अब आपको ये पता लग गया ये ए कोस थीटा, ये बी साइन थीटा है, सॉरी ये ए बी कोस थीटा और ये बी साइन थीटा है। तो ये बी के कंपोनेंट किए हमने। अब आपको पाइथागोरस लगानी है, किस पे लगानी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल जो आपने बनाया होगा ना उसी पे, उसी का नाम लिखना है यहाँ पे, डेल्टा पी एस आर, और डेल्टा मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एस आर। तो पी एस आर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगानी है। और पाइथागोरस आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और ये आपने लगा दिया। अब यहाँ पे पी आर इज हाइपोटेन्यूज, तो वो आपको दिख ही रही होगी, यहाँ डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है। आपने ये पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी, वैल्यू लिख दी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मैंने पी एस की वैल्यू क्या पुट कर दी, अब पी क्यू प्लस क्यू एस। तो देखो ये है यहाँ से लेके पी क्यू प्लस क्यू एस, ये बन गया आपका
कौन सी साइड? अगर हम इसको बेस मान रहे हैं तो बेस वाली साइड। तो ये पाइथागोरस लग गई। अब देखो पाइथागोरस कब लगती है? जब 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल होगा, मतलब राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो इसके बाद हमारे पास, अब आपने ये वैल्यू तो लिख ही ली है, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है जो इसके मैग्नीट्यूड्स हैं। तो देखो सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिए। पी आर की वैल्यू को हम आर मानने वाले हैं, रिजल्टेंट यही हमारा रिजल्टेंट होगा। पी क्यू इज ए, तो ये डायग्राम में है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर होगा या ए मैग्नीट्यूड होगा। और क्यू आर देखो, क्यू आर ये वाला क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू नहीं लिखनी है हमें, यहाँ क्यू एस होगा। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज क्यू एस। तो क्यू एस इज बी कोस थीटा, तो ये आ गया बी कोस थीटा। ऐसे ही आर एस भी लिख रहे हैं। तो ये सब कुछ लिखना है आपको डेरिवेशन में, ठीक है, कि आप क्या क्या पुट करने वाले। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू ए है, क्यू एस की वैल्यू बी साइन थीटा है, वैसे बी कोस थीटा होगी, और उसके बाद पी आर की वैल्यू रिजल्टेंट है। तो ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। तो ये डायग्राम बन गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यू उठा के किस में पुट कर देनी है? इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें। तो जैसे इसमें इक्वेशन पुट करोगे तो देखो ये बी साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। बस इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। और आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस वाले पे, बाकी तो नॉर्मली ओपन हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बस आपको ये रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन को जो है इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बाकी को एज इट इज़ लिख दिया। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, वो भी यहाँ लिखा हुआ मैंने। और आपका ये फाइनली रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके साथ आपको इसके केसेस और डायरेक्शन भी लिखनी होती है, ठीक है। अभी जो थीटा एंगल था ना, वो था एंगल ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो ले रहा हूँ उसके बीच का एंगल है ये थीटा। तो हमें कुछ केसेस भी देखने पड़ते हैं इसके साथ ही। तो देखो फर्स्ट केस है, अगर थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। तो जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे इसका मतलब वो हेड टू टेल ऐसे एक ही लाइन में जुड़े हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं एक ही लाइन पे। तो ये आगे एक लाइन पे। अब आप देखो कि अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो एक लेंथ और उसके आगे दूसरी लेंथ, इसको आप डायरेक्टली ऐड ही करोगे, इसलिए ऐड का ही फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देख लो। थीटा 0 का मतलब दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब एक दूसरे के आगे रख सकते हो उसको। जैसे ही आप एक दूसरे के आगे रखोगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पुट करते ही थीटा को 0 पुट कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कोस थीटा क्या होता है? 1, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। बस तो ये बना। अब आपको पता है ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। रूट कट गया, आंसर आ गया ए प्लस बी, ठीक है। अब आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, उसमें भी यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले में कुछ नहीं लिखना होता, ये लिखना होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये फॉर्मूला है आपके पास, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज थीटा एट 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है? ये बनाया मैंने, ए वेक्टर जो है वो राइट साइड को जा रहा है और बी वेक्टर उससे बिल्कुल 180 डिग्री दूसरी साइड को घूम गया। तो ऑब्वियसली ये लेंथ की तरह माइनस होंगी, जैसे ये फुल लेंथ है, इसमें से थोड़ी सी हम कट कर देंगे तो क्या बचेगी? ये इतनी सी बचेगी, वही यहाँ पे पोर्शन बच गया आर। दिस इज योर मैग्नीट्यूड। और अगर आपने मैथमेटिकली ही देखना है तो मैथमेटिकली देख लो। यहाँ देखो आपके पास आर की वैल्यू दिख रही होगी आपको, आर इज इक्वल टू, ये तो आपको चलो फॉर्मूला बताइए ये वाला। इस फॉर्मूले के साथ जैसे ही आप थीटा में 180 डिग्री पुट कर दोगे तो थीटा की जगह कोस 180 बन जाएगा आपका -1, तो ये -1 आ गया यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाई होगा बस। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab का, विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। रूट कट गया और आपके पास वैल्यू बच गई आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये बन गई ए माइनस। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ही आप थीटा को 90 डिग्री पुट कर दोगे तो कोस 90 क्या हो जाएगा? कोस 90 इज
0, तो ये वाला पीछे वाला पोर्शन सारा गायब हो गया। तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस की तरह ही है। तो एक्चुअली पाइथागोरस से हमने वेक्टर्स के फॉर्मूले निकालने हैं। तो ऐसे में सोचना कि ये निकला, इसका मतलब है कि वेक्टर्स के रिजल्टेंट से पाइथागोरस निकली है। पाइथागोरस पहले आ चुकी थी, ठीक है, बस हमने उसका यूज रिजल्टेंट में कर लिया। और लास्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये दो चीज़ें निकालनी होती है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रिजल्टेंट जो बन रहा है वो किस तरफ जा रहा है। तो वो इसी तरफ जा रहा है जिस तरफ हम लिखने वाले हैं अभी। अगर आपने डायग्राम में देखना है तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो ये बना हुआ है। ये जो रिजल्टेंट रेड वाला बना है उसकी डायरेक्शन ऊपर को है। ये हमने देखना है कि ए के साथ किस एंगल पे होगी। दिस इज योर अल्फा। और अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू आर एस अपॉन पी एस। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, टेन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी एस अपॉन, सॉरी, आर एस अपॉन पी एस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बस ये वैल्यू पुट करेंगे और आपको पता है ये आर एस पी एस क्या लिखा है आपने, वो दोबारा से पुट कर दोगे और आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए।